तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज चूंकि मंडे है तो आपकी आज परीक्षावाणी की क्लास रहेगी और उसी से आगे को हम लोग उसको कवर करेंगे। आप लोगों की आज ही इवनिंग के टाइम पे पुलिस भर्ती परीक्षा की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी इवनिंग का, मतलब 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है, यानी शाम के टाइम पे। उसको आप लोग चेक कर लेना ताकि अगला टारगेट, अगला हमने क्या कवर करना है उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ जो लोअर पीसीएस का है उसको भी एडजस्ट करना है इस वीक, कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तो अभी समय है, क्योंकि अगस्त का उसने दिया है जो मतलब अपने आप में, तो 7 महीने बहुत होते हैं एग्जाम के लिए। तब तक आप अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और इसी में आगे एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे जो आज का चैप्टर है परीक्षावाणी, आप लोगों ने निकाला होगा। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ लेते। थर्ड चैप्टर में हमने 1857 यानी स्वतंत्रता संग्राम वाला एंड कर दिया था। आज हम उससे आगे को देखेंगे और अगला जो आपका है अन्य जन आंदोलन, यानी जो जन आंदोलन का मतलब है जो यहाँ पर हुए थे उसमें से पहला उसने दिया है, देखिए, कुली बेगार आंदोलन। यानी आपको इसके बारे में अच्छे से मैंने पढ़ाया भी था। अगर उत्तराखंड हिस्ट्री की जिसने वीडियो देखनी होंगी वो मतलब उसको समझ आ गई होगी कि कुली बेगार आंदोलन क्या था। अंग्रेजी शासनकाल में इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज लोग जब इधर आते थे, अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी कोई आते थे तो उनके सामान को ढोने के लिए इनको मतलब क्या चाहिए थे, आदमी चाहिए होते थे, तो उनको कुली के रूप में यूज करते थे और उसके बदले उनको कोई पैसा वगैरह नहीं देते थे। जो यहाँ के लोग थे उनको कुली के रूप में यूज करना, उसके बदले उनको कोई पैसा न देना या किसी अंग्रेज अधिकारी के रहने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, उसको सामान प्रोवाइड करवाना, इसके बदले उसको कुछ भी मतलब अपने आप को पैसा नहीं मिलता था या कोई भी अन्य चीज नहीं मिलती थी। तो वही जो अपने आप में यहाँ पे मूवमेंट था बेगारी का आंदोलन। बेगारी मतलब दूसरों के लिए काम करना लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलना, तो वही बेगारी होती है। तो यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड में क्या हुआ था, चला था, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसने, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों को कहीं जाने आने के समय सामान को गांव तक पहुंचाना होता था, ढोना होता था, जो भी है उसी के लिए इसको पढ़ते रहना। उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए 1921 से काफी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। यह आंदोलन सर्वप्रथम खवाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, अल्मोड़ा के खवाड़ी गाँव, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कुली बेगार आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, खवाड़ी गांव अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले भी आया है एक बार क्वेश्चन। 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हुआ, ठीक है। देखिए अब था क्या, इनके एक रजिस्टर बने हुए थे कुली बेगार के, ठीक है। तो उन रजिस्टर को सभी जगह, लंबा मूवमेंट था परीक्षावाणी के हिसाब से देखते तो इतना आपके एग्जाम में जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो हो जाता है ये, क्योंकि अब ये मत कहना आजकल इतना हल्का नहीं पूछता है, यूके ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग पढ़ाओ बच्चों, बेसिक पढ़ोगे तभी वो होगा। और हम लोगों ने वो क्लासेस की हुई हैं, यानी हम लोगों ने एडवांस से उत्तराखंड हिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ना, इसके अलावा कई चीजें हैं वो मैंने कराई है। अभी परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये क्या, ये याद रखना है, कुली बेगार आंदोलन कब समाप्त हुआ था, 13 से 14 जनवरी 1921 को इसका समाप्त हुआ था, यानी इस कुप्रथा का अंत हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, मतलब इन्हें जो रजिस्टर बहाए थे सरयू नदी पे रजिस्टर बहाए थे। सरयू नदी कहाँ, बागेश्वर में। और बागेश्वर में सरयू का किससे मिलन होता है, गोमती का, गोमती से, ठीक है। बागेश्वर दो नदियों के संगम पे बसा है, सरयू प्लस गोमती, इन दो नदियों के संगम पे अपने आप में बागेश्वर बसा हुआ है। तो इसी सरयू के किनारे मतलब जो रजिस्टर थे कुलियों से संबंधित, उनका जो रिकॉर्ड था उनको यहाँ बहा दिया गया और इसी के साथ इस कुप्रथा का अंत हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद टिहरी राज्य आंदोलन। टिहरी राज्य में अनेक आंदोलन चले थे। टिहरी रियासत के जो आंदोलन थे वो हमने पढ़ना है। वो टिहरी राज्य में जो वहाँ के जो शासक थे, शासक का मतलब जो महाराजा शासन करते थे, उनकी नीतियों से जनता कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक त्रस्त भी हुई थी। चाहे वो उनके वन संबंधी आंदोलन हो या कोई अदर आंदोलन हो, वही इसने दिया है। देखो, प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक जन आंदोलन होने लगे। प्रजातंत्र मतलब क्योंकि वहां राजतंत्र था, महाराजा शासन करता था, लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, प्रजातंत्र की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए वहां पर क्या शुरू हुए, आंदोलन शुरू हुए, ठीक है। 1939 में देवसुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, प्रजामंडल
मंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। डेट देख लेना, शायद 23 जनवरी होगा। ठीक है, इसकी डेट चेक कर लेना, 23 जनवरी होगा। और ये कहाँ हुआ था, संभवतः देहरादून में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, देहरादून में। देख लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना और ये डेट चेक कर लेना, 23 जनवरी या 24 जनवरी की होगा। 23 जनवरी होगा जहां तक मुझे याद है। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में अपने आप में देहरादून में की गई थी और इसमें जो मुख्य रोल निभाया था, यानी मेन मुख्य भूमिका जिसकी थी, सिरदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली। क्योंकि ये टिहरी रियासत में इनका बहुत मतलब अपने आप में जन समर्थन था इनको, खासकर सिरदेव सुमन का नाम इसमें आता है कि प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, वो सिरदेव सुमन जी ने निभाई थी। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सिरदेव सुमन, ये क्वेश्चन अपने आप में क्या करोगे, आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा देखिए, जिसमें जनजागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। देव सुमन वो इस आंदोलन के नेतृत्व करने लगे। सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मई 1944 में वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे, 25 जुलाई, बहुत बार पूछता है। ठीक है, सिरदेव सुमन कब शहीद हुए, 25 जुलाई 1945 को। ये ध्यान रखना, सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे और 25 जुलाई 1944 को कब शहीद हुए थे, क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बहुत बार आता है। ठीक है, और दूसरा आप लोग इसमें ये चेक कर लेना कि जो ये मतलब भूख हड़ताल था वो तो पता ही आपको कितने डेज पे था, 84 डेज। ठीक है, 84 दिनों के भूख हड़ताल में। ये क्वेश्चन दोनों आते हैं पेपर में। प्रजामंडल की स्थापना, सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे, कितने दिनों के हड़ताल पे। ये डेट आई थी लेक्चरर प्री के एग्जाम में, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका ये कितने दिनों के हड़ताल के बाद हुए थे, ये देख लेना। इसके बाद देखिए, देवसुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने संभाला। ठीक है, वो ऐसे ही पढ़ते रहना, ऐसा ज्यादा नहीं देना। भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी के सकलाना में राज्य में खिलाफ विद्रोह फूटा। यानी सकलाना विद्रोह भी आपसे पेपर में पूछता है कि जो सकलाना था, सकलाना में विद्रोह कब हुआ था, 1948 के आसपास देखना आप लोग, सकलाना विद्रोह हुआ था। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। इस आंदोलन में मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी शहीद हुए। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि जो मोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे वो कब हुए थे, 1949 में, 48 में कीर्तिनगर आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो मोलूराम भरदारी और दूसरा नागेंद्र सकलानी, ये जो शहीद हुए थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी, किस टाइम पे इनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, ये 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन के दौरान। ठीक है, कीर्तिनगर टिहरी में पड़ता है, कीर्तिनगर मूवमेंट के दौरान ये शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना। सकलाना विद्रोह 47-48 और ये कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, 1948। दोनों ही आपको पॉइंट क्या करने अपने आप में ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अतः परिस्थितियों के भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का जिला बन गया। यानी टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, टिहरी का भारत में विलय हुआ था। यानी क्योंकि टिहरी क्या थी, देसी रियासत थी। देसी रियासत किसको कहा जाता था, जहां अंग्रेज डायरेक्ट रूल न करके वहां पर वहां के महाराजा से रूल करवाते थे और वहां उनके बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ करते थे, चाहे सैनिक सहायता को लेकर हो या इंटरफेयर को लेकर, कई चीजें थी, तो वो अलग से रूल होता था, तो उसको देसी रियासत बोलते थे। जहां राजा महाराजा शासन करते थे, वो अपने आप में अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण से अलग था। इसी क्रम में उत्तराखंड में टिहरी जो थी वो क्या थी, एक देसी रियासत थी, जिसका भारत में विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को। और उस टाइम टिहरी का नरेश कौन था, मानवेंद्र शाह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जब टिहरी का भारत में विलय हुआ था उस टाइम पे ये कौन था, मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मानवेंद्र शाह, ये क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद आता है डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन से सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए थी। दलित वर्ग का दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार दिया गया था। ठीक है, इससे क्या
क्वेश्चन रखना है, डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था, यानी डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रमुख रूप से चला था, दयानंद भारती के। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था या किसने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, वो था दयानंद भारती। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, दयानंद भारती। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें क्या था आप लोग इसको पढ़ लेना, लिखाई है, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। 1913 के प्लस 1913 नहीं है, 1930 के आसपास चला रहा। वही अब एक ही दिन तो होगा नहीं आंदोलन, एक ही ईयर नहीं, वो तो लंबी मांग थी उनकी, तो ये था। तो डोला पालकी आंदोलन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यातव्य भी है कि 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि दलितों के लिए शिल्पकार शब्द यहाँ पर किसने मतलब चलाया था, वो थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। ठीक है, 1911 में, ये भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दलितों को शिल्पकार शब्द किसने नाम दिया था 1911 में, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने दलितों को क्या शब्द दिया था, कह रहा शिल्पकार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दलित के लिए शिल्पकार शब्द। ठीक है, शिल्पकार, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद आता है अगला सड़क आंदोलन। सड़क आंदोलन मतलब ये नहीं कि सड़क आंदोलन को रटे, सड़कों की मांग को लेकर अभी भी तो आंदोलन होते हैं, कोई स्पेशल थोड़ी है वो। आप लोगों के जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे, देखा होगा कई बार हम लोगों के ग्रामीण भाग में जहाँ सड़क नहीं होती, ग्रामीण गाँव के लोग जो है खुद ही सड़क बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, कई मांग होती है, उसी प्रकार से ये भी था, इसमें परेशान मत होना। ठीक, 1940 के लगभग गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया। इसका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तक, लैंसडाउन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण करना था। तो सड़क आंदोलन ये कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उत्तराखंड गढ़वाल के इलाकों में सड़क आंदोलन 1940 के टाइम पे चला था, ये कुछ नहीं आता पेपर में इस टाइप का सड़क आंदोलन। अगला देखो, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ये क्या था, अल्मोड़ा के बडियार रैत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कान पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर बीमा की धनराशि भी हड़प ली गई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया। बैल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया। यानी कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार किस चीज से संबंधित है, कनकटा बैल आंदोलन, भ्रष्टाचार, बस कनकटा बैल आंदोलन का संबंध, बैल आंदोलन का संबंध किससे, भ्रष्टाचार से। ठीक है, भ्रष्टाचार, इतना याद रखना, बाकी आपने थ्योरी पढ़ी ली, ऊपर क्या लिखा है। कोटा खर्रा आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों से सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किस चीज से है, कोटा खर्रा आंदोलन, इस चीज का संबंध किस चीज से है, ये भूमिहीनों को भूमि दिलाना, यानी जिसके पास लैंड नहीं है उसको क्या करना, अपने आप में भूमि दिलाना। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का मालिकाना हक दिलाना या भूमि दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है कोटा खर्रा आंदोलन, ये पढ़ना। और इसके बाद दे रहा है शराब विरोधी आंदोलन। उत्तराखंड में अनेक आंदोलन हुए, उसमें शराब के विरोध में भी आंदोलन चला, ये बता रहा। पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ा, ये सब जानते ही थे, थ्योरेटिकल चीजें आपको बताई है। 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार का नारा दिया था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब पुनः बिक्री होने लगी। ठीक है, शराब संबंधी आंदोलन पढ़ते जाना, ऐसा कुछ पेपर में आएगा नहीं। विश्वविद्यालय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन को देखते हुए एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा। ठीक है, सरकार ने नैनीताल में विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू किया। ये सब चीजें आप लोग थ्योरेटिकल है, पढ़ते रहिए। बाद में एनडी तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने मान लिया। सन 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की MOU, ठीक है, ये कहाँ, नैनीताल में स्थापित हुई है, इतना ही ध्यान रखना। बाकी तो, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, श्रीनगर में, सभी जानते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा। और उसको सेंट्रलाइज कब किया गया था, कई लोगों को पता भी होगा। गढ़वाल जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है गढ़वाल का, उसको सेंट्रलाइज कब किया था पता होगा ना, 2009 के आसपास किया है, चेक कर लेना। ठीक है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज कब किया गया था, 2009-10 के आसपास किया होगा, इसको देख लेना।
तो ये आपका कौन से थे प्रमुख यहाँ पर आंदोलन थे। अब इसके बाद आता है पृथक राज्य हेतु आंदोलन, यानी उत्तराखंड को सेपरेट बनाओ। अब ये मान के चलो कहानी कहाँ पहुंच गई, कहानी हमारी इतिहास चला, मध्यकाल गोरखा वगैरह अंग्रेज वगैरह चले, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद टिहरी के खिलाफ संघर्ष हुआ। आपको क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखते हैं मैंने आपको बताया है कि किस किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और परीक्षा वाणी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार इसको रटते रहो, इसको लिखते रहो, फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, इसकी कॉन्सेप्ट ये बेसिक है और बिना बेस के आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। मैंने हमेशा कहा बेस ही नहीं होगा तो एडवांस पढ़ के क्या करोगे, वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो पृथक राज्य हेतु आंदोलन जो है इसको यहां पर पढ़ाना व्यर्थ है जितना मैं समझ रहा हूं। पृथक राज्य आंदोलन क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर एक वीडियो बनाई होगी पृथक राज्य आंदोलन, आप लोग इसको वहां से चेक करना और यहां मैच कर लेना तो आपका ये बन जाएगा। क्योंकि देखो दो दो जगह पढ़ाना ये अनावश्यक होगा, टाइम का भी हमारा क्या होगा बर्बाद होगा कि हम लोग पृथक राज्य आंदोलन अलग से पढ़ें, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो पृथक राज्य आंदोलन है इसमें क्या क्या करना है आपको ये सीधे सीधे देख लीजिए। आप लिखा है 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो श्रीनगर में विशेष अधिवेशन हुआ था 5 मई 1938 श्रीनगर में हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने 1938 में की, जो बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है। इसके बाद सीधे नीचे के क्वेश्चन आते हैं पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय विकास परिषद, इसके अलावा जो नीचे दे रखे हैं अपने पर्वतीय विकास परिषद, मतलब पर्वतीय राज्य परिषद, मतलब 67 में कौन सा हुआ, 70 में कौन सा हुआ, 1972 में किसका गठन हुआ, ये सब के सब। और इसके अलावा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये जितने भी हैं मतलब उत्तरांचल परिषद वगैरह, इनके आपको ईयर याद होने चाहिए। जब आप इस चैप्टर को वहां से पढ़ोगे तो आपका फिर ये यहां से गलत नहीं होने वाला। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा टफ नहीं। जैसे लास्ट में 1979 में त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 1900 मतलब पहला वो बॉम्ब किसने फेंका, पत्र बॉम्ब किसने फेंका पृथक राज्य के लिए, त्रिवेंद्र सिंह पंवार कौन थे। इसके अलावा आपको शोभन सिंह जीना, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना जी ने किया। इसके अलावा जसवंत सिंह बिष्ट राज्य का पहला प्रस्ताव जिसने क्या रखा, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक ने राज्य का पहला प्रस्ताव रखा जसवंत सिंह बिष्ट। ये गैरसैंण राजधानी के लिए कौन सी कमेटी बनी, दीक्षित कमेटी कब बनी, कौशिक समिति कब बनी और उसने क्या रिकमेंडेशन दी, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप जब पढ़ोगे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर आपको बहुत आसानी से इसमें मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है। इसके अलावा जब पूरा पढ़ोगे आपको यहाँ क्या मिलेगा, उत्तरांचल राज्य हेतु जो विधेयक है लोकसभा में कब रखा गया, राज्यसभा ने कब पारित किया, इसके अलावा राष्ट्रपति के कब साइन हुए, उत्तरांचल राज्य कब बना, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो पढ़ाया गया, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब देखो कई चीजें होंगी जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन होंगे, उसके बाद जैसे आप पूरा उत्तराखंड राज्य पढ़ लोगे उसके लिए इसके बाद गठित संगठन होंगे। कुमाऊं परिषद कब बना था, कुमाऊं परिषद दिया है, देख लियो अगले पेज में, राज्य आंदोलन और गठित संगठन। कुमाऊं परिषद 1916 में बना था, उसका गठन उसमें कब किया गया था, कांग्रेस में 1926 में किया गया था, ये पता होना चाहिए। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में कहां पे की गई थी। इसके अलावा गणदेश गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में पौड़ी में की गई थी। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, जितने भी हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, उत्तरांचल परिषद, उत्तराखंड क्रांति दल, ये राज्य निर्माण के दौरान प्रमुख जो मतलब संगठन है, ये आपको पढ़ना होगा और ये पेपर में आता है। ऐसा नहीं कि यार हम लोग हवा में पढ़े और हम लोग कर लेंगे, ऐसा मतलब नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसको देखना है। अब आप ये मत कहना सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे उसको, मैं इसीलिए इसको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कराया गया है। समय भी निकलेगा, समय भी बर्बाद होगा। आप लोग इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में जाइए, आज ही जो मतलब नए बच्चे हैं आज ही तुरंत उस प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो आपका यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसको देखना होगा। साथ ही साथ स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए जो किए गए प्रयास हैं कि गैरसैंण में पहला सम्मेलन कब हुआ, क्या हुआ, वो आप लोग देखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए। तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, थर्ड वाला चैप्टर, आपका अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज है परीक्षा मांडली की, तीसरा चैप्टर, क्योंकि इसी में जितना हिस्ट्री दे रखी है इसी में दी, इसके अलावा हिस्ट्री दी नहीं है परीक्षा मांडली के अंदर। इसी में आपका जो है राज्य आंदोलन वगैरह दी है। तो प्रमुख राज्य आंदोलन मतलब राज्य निर्माण से संबंधित संगठन, गैरसैंण के लिए किए गए प्रयास। और हाँ, करंट अफेयर में ये ध्यान रखना कि गैरसैंण को जो मतलब राजधानी बनाने का शीतकालीन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी
बनाने का जो प्रस्ताव रखा, कब रखा, और राष्ट्रपति राज्यपाल ने उसको कब अप्रूवल किया, ये भी देखना है, ठीक है। यानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव कब रखा और कब उसको अप्रूवल किया गया, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा परीक्षा वाणी का ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका रहता है परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर। अब जैसा कि बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, कई लोगों ने एक डिमांड बहुत ज्यादा रखी है, उत्तराखंड नदी तंत्र, उत्तराखंड रिवर सिस्टम, ठीक है, नदी तंत्र। तो मैं फिलहाल यहाँ पर परीक्षा वाणी की वीडियो स्किप कर सकता हूँ कुछ दिन, जब तक मेरा उत्तराखंड नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की आत्मा को भी शांति मिले, परेशान ना हो, भटकते न रहो, जिंदा रहते नहीं भटकना है, ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में भटक रही होगी, मैं जानता हूँ, क्या सोच रहे हो, भटकने का मतलब मृत्यु प्राप्त करके भटकना नहीं है, भटकने का मतलब है पढ़ाई के क्षेत्र में कभी याद ये पढ़े, कभी ये पढ़ दे, वो भटकता, आत्मा भटकती है, कभी पॉलिटिक्स दिमाग में आता होगा, कभी हिंदी दिमाग आते होगा, कभी नदी तंत्र दिमाग में आ जाता होगा, कभी झील, कभी ताल, कभी पर्वत, कभी पठार, ये दिमाग में आते होंगे ये लोग। ये मैं आपको नेक्स्ट जो उत्तराखंड की वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड नदी तंत्र आपको अच्छे से एक बार इंडिविजुअली करा दूं, क्योंकि अभी भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सीरीज में तो कराए हैं, लेकिन कई लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ी नहीं होगी, कई लोगों का इधर उधर हो रहा होगा, तो करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कल से आपकी भूगोल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी आएगी, बहुत मजा आने वाला आपको कल की क्लास के बाद से, क्योंकि कल से आपको जियोग्राफी जो मिलेगी वो आपकी डेली लाइफ बेस्ड होगी, यानी दिनचर्या जो हमारी रहती है उसके आधार वाली, यानी बारिश, वर्षा, बादल, ये सब चीजें आपको समझ आएंगे, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, विश्व के प्रमुख जो चक्रवातों के नाम है, किस महासागर में इसको क्या कहते हैं, हरिकेन कहाँ कहते हैं, टोर्नेडो कहाँ कहते हैं, ये क्या है मतलब, ये ठीक है, ये सब के सब आपको समझ आ जाएगा। और ये यहाँ से अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चन भी कभी यहाँ से अब उसके बाद गलत नहीं होने वाले, ठीक है। होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे, आज शाम को आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा की वीडियो आएगी। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।